सभी को नमस्कार। सत्य क्या है? न्याय धर्म सत्य आया था ना। सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। और सत्य को समझा तो इसका प्रमाण क्या होगा? सारी इकाइयों से मूल ऊर्जा आर पार है, सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, इसका मतलब चारों अवस्थाओं में संतुलन पूर्वक जीने को प्रमाणित किया। चारों अवस्थाओं के साथ मुझको जीना आता है, इसका मतलब मुझको सत्य समझ में आता है, इसका प्रमाण हो गया। फिर से रिपीट करूं, सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। व्यापक वस्तु को, मूल ऊर्जा को सत्य के रूप में पहचाना गया, क्योंकि इसमें बदलता नहीं है, इसलिए इसको सत्य कहा। मुझको सत्य समझ में आया, इसका प्रमाण क्या होगा? तो पूरी सृष्टि क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, चार अवस्थाओं के रूप में व्यक्त है। तो पूरी सृष्टि चार अवस्थाओं के रूप में व्यक्त है, तो चारों अवस्थाओं के साथ मुझको संतुलन पूर्वक जीना आ गया, इसका मतलब मुझको सत्य समझ में आता है, ये इसका प्रमाण है। धर्म क्या है? जब न्याय धर्म सत्य बोल रहे हैं तो यहां धर्म का मतलब मानव धर्म है। और यदि मुझको मानव धर्म समझ में आया, किसका प्रमाण क्या होगा? आचरण। और मेरे पास आचरण है, इसका प्रमाण क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? समाज भय से मुक्त होगा, भय मुक्त समाज। यदि मुझको धर्म समझ में आया है, मानव धर्म समझ में आया है, मानव धर्म का मतलब मानव के होने का स्वरूप समझ में आया है ना, तो इसका मतलब है, तो मुझको मानव की समझ बनी है, तो मुझको मानव के साथ जीना आता है, और यही मल्टीप्लाई होते होते भयमुक्त समाज के रूप में चला गया। मुझको न्याय समझ में आया है। न्याय का प्रमाण कहाँ होगा? न्याय का प्रमाण कहाँ होगा? उभय तृप्ति, परिवार में। तो बेसिकली न्याय का प्रमाण है कि मैं समाधान संपन्न होकर दूसरे मानव के साथ में जीता हूं, और उभय तृप्ति हो गई तो परिवार में न्याय प्रमाण। मुझको परिवार में जीना आता है, मुझको समाज में जीना आता है, मुझको चारों अवस्थाओं के साथ जीना आता है, इसका नाम न्याय धर्म सत्य है। मैं ज्ञान संपन्न हूं, मुझको समझ है, मैं एक मानव हूं, इसका मिनिमम प्रमाण परिवार में न्याय के रूप में, इसका विस्तार समाज में भयमुक्त समाज के अर्थ में, और मेरे समझदार होने का विस्तार ही प्रकृति में संतुलन के अर्थ में दिखाई देता है। यही मेरे जीने का स्वरूप। बढ़िया। आज तक की बात जब हमने पूरी की तो हमने इतनी बात पूरी। अब हम जीवन क्रिया को शुरू करें। चलिए तो लौट के फिर से जीवन पे शुरू करते हैं। तो किसी चीज को हम उसकी क्रिया से पहचानते हैं। जब हम जीवन की बात करते हैं तो वो 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। जीवन 10 क्रियाओं का अविभाज्य मीन्स अनडिवाइडेड, अविभाज्य वर्तमान है। वर्तमान का मतलब है जो हमेशा हमेशा बना रहता है। 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। देखिए, अब मैं क्रिया बोलते जाता हूं, आप क्रिया को अपने में नोटिस करते जाएं, है ना। अभी लिखेंगे नहीं, मैं भी केवल बोलता हूं और डायरेक्ट आप देखेंगे। मैं सभी बोलूंगा, आपको केवल अपने में देखना है। सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया निरंतर हो रही है। हो रही? कोई शंका? जितना क्लियरली आप मुझको देख पा रहे हो, क्या उतना ही क्लियरली वो देख पा रहे हो जो मैंने कहा? सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया लगातार हो रही है। हो रही है? हो रही है। साफ दिख रहा है? आंख से दिख रहा है? दिख तो रहा है ना? साफ दिख रहा है? कोई शंका? बिना आंख के भी दिखता है। देखने का मतलब समझ में आना ही होता है। समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। इसका नाम है आस्वादन क्रिया। एक क्रिया हो गई, इसको क्या बोला? इसको नाम दिया आस्वादन क्रिया। स्वाद लेना, रेलिश करना, तो इसको नाम दिया आस्वादन क्रिया। अब दूसरी क्रिया, किसी भी
सुख को भोगने के लिए मेरे भीतर कोई अपेक्षा हो गई कि मेरे को ये सुख भोगना है, तो वो सुख भोगने के लिए मैं अपने में कोई निर्णय लेता हूं। जैसे चाय पीना है, चाय पीने का निर्णय यदि हो गया तो चलो भाई उठ के अब किचन की ओर चलते हैं। तो फाइनली जीवन में किसी सुख को भोगने के लिए मैं शरीर से जो एग्जीक्यूट करता हूं, इसका नाम सिलेक्शन है, इसका नाम चयन है। एक क्रिया आस्वादन क्रिया, सुख की अपेक्षा और सुख को भोगना। लेकिन अपेक्षा और भोगने के बीच में क्या है? अपेक्षा और भोगने के बीच में एक्शन है। मेरे को किचन तक जाना होगा, वहां जाके चाय पीनी होगी, तो मैं एक्शन लेता हूं कि अब मेरे को सशरीर उठ के किचन तक जाना है और चाय पी के आनी है। तो मैंने सुख को पाने के लिए शरीर से जो निर्णय लिया, इसका नाम चयन है। इसका मतलब क्या हुआ? इस क्लासरूम में जितने घंटे हम बैठते हैं, आप हर समय बैठे हुए आस्वादन ले रहे हो। यहां आप कौन सा आस्वादन ले रहे हो? ज्ञान का। अभी मोटी भाषा में बात करते हैं, ज्ञान का आस्वादन ले रहे हैं। लेकिन ज्ञान का ही आस्वादन ले रहे हो कि कोई और भी आस्वादन करते हो? पानी वानी पी लेते हैं, एक ध्यान में आ गया, रुचि मूलक हो गया, है ना। और चेयर पे बैठना है कि नीचे बैठना है, किस पोस्चर पे बैठना है, जो जिस चेयर पे बैठ जाता है उस चेयर को छोड़ता ही नहीं है। फिर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसा क्यों है? जबकि कहा नहीं गया है जेंट्स इधर बैठो, महिलाएं इधर बैठो, छोटे पद वाले इधर बैठो, बड़े पद वाले उधर बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। फिर भी सबने अपना अपना तरह से कुछ चूज किया है। कोई लोग हैं जो हर सभा में पीछे जाके जगह ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम जो सीट पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते क्यों नहीं? उसी जगह में बैठने में कंफर्टेबल लगता है। हाँ, तो जब तक किसी जगह को हम अनकंफर्टेबल फील ना करें, तब तक उसमें जो आराम बना हुआ है कि बार बार निर्णय लेना ठीक नहीं लगता है। तो एक मामला सेट कर दिया, अब मैं उसको सेट बने रहना चाहता हूं। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है मानव की। तो हमको एक समझ में आ गया कि मैं सुखी होने के लिए कोई निर्णय लेता हूं, और सुखी होने के लिए मैं सुखी होना चाहता हूं, और सुखी होने के लिए कभी मैं पोस्चर बदलता हूं, कभी मैं पानी पीता हूं, कभी मैं नीचे बैठ सकता हूं, ऊपर भी बैठ सकता हूं, कोई जगह भी बदल सकता हूं। जगह बदलना भी मेरे सुखी होने के लिए है और नहीं बदलना भी मेरे सुखी होने के अर्थ में है। तो मानव में दो क्रिया को हमने देखा कि सुख की अपेक्षा है और सुखी होने के लिए कुछ करता है। आस्वादन, चयन, दो क्रिया हो गई। सुख की अपेक्षा, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए कोई एक्शन। अपेक्षा, एक्शन। तीसरी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास सुखी होने के लिए 5 ऑप्शन होते ही हैं। 5 मतलब 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि आप शिविर ना करके अपने ऑफिस को संभाल लें। एक ऑप्शन ये है कि अपने परिवार में कुछ आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2-4 ऑप्शन होते ही हैं। फिर 2-4 ऑप्शन में से मैं किसी एक को चुनता हूं। तो मैं किसी एक को कैसे चुनता हूं? प्रायोरिटी। जब मैं प्रायोरिटी को डिसाइड करता हूं तो उसके पहले क्या होता है? प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड हो जाती है कि उसका कोई प्रोसेस है। प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कौन ज्यादा सुख देगी? तो मैं कंपेयर करता हूं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में गया तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑप्शन 2 में गया तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉस मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो, सुख के टर्म्स में कह रहा हूं। तो फाइनली जिसमें सुख मैक्सिमम दिखाई देता है और लॉस है तो फिर लॉस मिनिमम हो, ऐसा मैं चूज कर लेता हूं। तो तीसरी क्रिया मानव में कंपैरिजन की क्रिया है। तो एक क्रिया सुख की अपेक्षा, दूसरी क्रिया अपेक्षा के लिए चयन, एक्शन। अपेक्षा भी किसकी करूंगा? मैक्सिमम सुख की करूंगा कि मिनिमम सुख की करूंगा? मिनिमम दुख की करूंगा कि मैक्सिमम दुख की करूंगा? मिनिमम। तो मिनिमम दुख मैक्सिमम सुख की अपेक्षा को चूज करने के पहले मैं सारी परिस्थितियों को कंपेयर करता हूं, और जब कंपेयर करता हूं तो निर्णय अचानक हो जाता है कि फिर उसमें बहुत सारा विश्लेषण होता है। विश्लेषण होता है। चौथी क्रिया विश्लेषण, चौथी क्रिया एनालिसिस।
ठीक। और ये सब इतनी मेहनत मैं किस बात के लिए कर रहा हूं? सुखी होने के लिए। तो उसके मूल में सुखी होने की इच्छा। इस तरह से ये 5 क्रिया पूरी हो गई। 5 क्रिया की चर्चा हमने किया। तो एक क्रिया बोल रहे हैं आस्वादन क्रिया। आस्वादन का मतलब है सुख की अपेक्षा और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया का नाम आस्वादन। आस्वादन की अपेक्षा को पूरा करने के लिए चयन। जो मैंने चयन कर लिया उसके हिसाब से शरीर के द्वारा कार्य और व्यवहार। इसका मतलब है यहां तक जब कह रहे हैं तो शरीर इसके नीचे है और इधर ऊपर तक की बात करें तो इसका नाम जीवन है। ये जीवन। और आस्वादन के मूल में मैं पहले कंपेयर करता हूं, तुलन करके आस्वादन तक पहुंचने के लिए विश्लेषण करता हूं और फाइनली ये चारों क्रियाएं मेरे भीतर में इच्छा का एक प्रकार से सुखी होना है उसका चित्रण हो गया है। उस चित्रण को पूरा करने के लिए सारा जुगाड़ करता हूं। आस्वादन क्रिया का नाम मन है, तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है, चयन क्रिया का नाम आशा है, विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है और चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है। जब मैं कोई चीज को रैलिश करता हूं, उसका सुख लेता हूं, उस समय मैं अपने में हूं कि अपने से बाहर हूं? जब मैं कोई चीज को आस्वादन करता हूं उस समय मेरा मन कहाँ है? मैं कहाँ हूं? अपने में हूं। और जब मेरे को उस सुखी होने के लिए, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए चयन करना है, एक्शन, तब मैं अपने में हूं कि बाहर हूं? बाहर हूं। इसका मतलब है कि आस्वादन स्थिति क्रिया है। इसको बोला स्थिति क्रिया, इसको बोला गति क्रिया। तो आस्वादन अपने में स्थिति है, एक्शन गति है, कंपैरिजन के आधार स्थिति है जिन आधार पे मैं कंपैरिजन करता हूं, विश्लेषण गति है और चित्रण अपने आप में गति है। चित्रण का मतलब है ये पाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जॉब पाके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये शादी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मोक्ष पाके मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। जो मैंने चित्र बनाया है मेरे सुखी होने का, उसको इच्छा बोल रहे हैं। विश्लेषण को विचार बोल रहे हैं। आस्वादन पूर्वक चयन होता है। कोई भी चयन बिना आस्वादन के होता ही नहीं है। आपने बोला, आपने अभी बोलने का चयन किया। आपने बोला तो मतलब क्या किया? अभी व्यवहार किया। आपने बोलने का चयन किया। क्यों चयन किया? आपने क्यों बोला? अभी आप खड़े होके क्यों बोले? क्यों प्रश्न किया आपने? आपने प्रश्न नहीं किया, आपने कमेंट ऐड किया। क्यों किया? सोच के बोलो। आपको स्पष्टता के लिए आपको लग रहा है कि जो चल रहा है मैं इसको समझ पा रहा हूं और मैं ऐसा सोच रहा हूं। आपने अपनी सोच को एक बार चेक भी कराया है और अपनी सोच को बताया भी है। वैलिडेशन भी है और उसमें बताना भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना ही हुआ कि मैंने आस्वादन, यदि मेरी सोच सही है तो ये मेरे लिए सुखदायी है, तो ये मेरी सोच के वैलिडेशन की अपेक्षा है। वैलिडेशन की अपेक्षा में मैंने बोलने का चयन किया। जो मैंने सुना वापस उसको चयन पूर्वक मैं आस्वादन में ले गया। हाँ, मैं ठीक बोल रहा था। बढ़िया। तो इस तरह से इसके पहले जब आपने बोलना शुरू किया था तो उसके पहले आपने तुलन भी कर सकते हैं कि बोलना हूं कि नहीं बोलूं, अभी बोलना ठीक है कि नहीं वो ठीक है। इसके मूल में भी कुछ कुछ हो सकता है। चलिए थोड़ा सा इसको आगे विस्तार देते हैं। अब आस्वादन क्रिया को थोड़ा समझते हैं। आस्वादन जो है जीवन के स्तर पे है, उसको भोगने वाला फिर मैं हूं। जैसे मेरी जीभ पे चाय आई, उस चाय का स्वाद लेने वाला कौन है?
मैं हूं, स्वाद मैंने लिया, स्वाद लेने वाला मैं ही हूं। शरीर कोई स्वाद नहीं लेता है ना, शरीर कोई चीज को नहीं भोगता है, शरीर के माध्यम से भोगने वाला मैं ही हूं। शरीर नहीं भोगता है, शरीर तो भुगतता है। आस्वादन की बात करें तो 3 तरह के आस्वादन हैं। एक आस्वादन जिसको बोल रहे हैं रुचि मूलक, दूसरा बोल रहे हैं मूल्य मूलक, तीसरा बोल रहे हैं लक्ष्य मूलक। इसी को आप बोल रहे हो आपका हैप्पीनेस ट्रायड में टेम्परेरी हैप्पीनेस, इसी को आप बोल रहे हो डीपर हैप्पीनेस, इसी को आप बोल रहे हो सस्टेन्ड हैप्पीनेस। यही हैप्पीनेस ट्रायड है। रुचि मूलक आस्वादन का मतलब है ना, कि मैं इंद्रियों से सुख लेता हूं। यहां इसका मतलब है कि मैं संबंध में तृप्त होता हूं। इसका मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं उसको मैं भोगता हूं। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, तब ये स्थितियां कैसी हैं? जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो कौन सा सुख सबसे अधिक भोगता हूं? इंद्रियां। इसलिए इंद्रियों में अनियंत्रित हो जाता हूं। लोभ मोह काम, इंद्रियों में अनियंत्रित हो जाता हूं। संबंध का क्या हाल होता है? संबंध को कैसे पहचान रहा होता हूं? संबंध को मोहवश पहचान रहा होता हूं। और क्या पाना है? जिंदगी में लक्ष्य क्या रहता है स्वयं को शरीर मानते हुए? जिंदगी में एक ही लक्ष्य रहता है कि सुविधा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, सुविधा के लिए संग्रह। और दूसरा मॉडल है ईश्वर में सारा सुख है तो ईश्वर की भक्ति और संसार से विरक्ति। ये 2 तरह के लक्ष्य हमारे पास हैं भारतीय मॉडल में, है ना। सुविधा, संग्रह, भक्ति और विरक्ति, है ना। भौतिकवादी और ईश्वरवादी 2 तरह के लक्ष्य मोटे रूप में हमने लिए हैं। अब जब मैं अपने आप को मानव के रूप में पहचानता हूं तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? सुविधा, संग्रह, भक्ति, ईश्वर की भक्ति, संसार से विरक्ति। अब जब मैं मानव के रूप में स्वयं को पहचानता हूं, अब मेरे लिए सबसे बड़ा सुख क्या होगा? सुख की निरंतरता, सस्टेन्ड हैप्पीनेस। तो मेरे को क्या पाना है उसकी क्लैरिटी आ गई। क्या पाना है? सुविधा जो है वो समाधान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुविधा से सुख पाने के स्थान पर मैं समाधान से सुख पाता हूं। शिफ्ट हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म ही शिफ्ट हो गया। संग्रह से सुख पाने की बजाय मैं समृद्धि से सुख पाता हूं। संग्रह समृद्धि में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यदि इधर विरक्ति वाला है तो विरक्ति जैसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली सारी भक्ति की परिभाषा है भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास भक्ति है। पूजा, भक्ति, आराधना, उपासना, तो भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास भक्ति है। भय से मुक्त होंगे तो क्या होगा? अभयता के लिए काम करेंगे तो बेसिकली हम अभय हो जाएंगे। समाधान, समृद्धि, अभय। और विरक्ति के स्थान पर अब पता चला कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, विरक्ति जैसा कुछ होता नहीं है, समझना और जीना ही होता है। परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार को सफल करने की आवश्यकता है। यही मानव लक्ष्य है। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यही मानव लक्ष्य है। अब संबंध मोहवश होंगे। अब वो मोह मूल्य में ट्रांसफॉर्म हो गया। मोह और मूल्य में क्या फर्क है? जब मैं एक दूसरे को शरीर के आधार पर पहचानता हूं, इसका नाम मोह है। जब मैं एक दूसरे को मानव लक्ष्य के आधार पर पहचानता हूं, इसका नाम मूल्य है। तो एक पिता के लिए बच्चों की क्या उपयोगिता है? बच्चों के लिए माता पिता की क्या उपयोगिता है? पत्नी के लिए पति की क्या उपयोगिता है? भाई के लिए बहन की क्या उपयोगिता है? गुरु के लिए शिष्य की क्या उपयोगिता है? और शिष्य के लिए गुरु की क्या उपयोगिता है?
इसको किस अर्थ में देखना? मानव लक्ष्य के अर्थ में देखना। तो जब मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में हर व्यक्ति के साथ अपने संबंध को देखता हूं, तो ये सबकी चोटी एक हो गई। अब हम एक पेज पे आ गए, हम सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, हमारी चाहत भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है। इस अर्थ में अब जब मैं कनेक्शन को फील करता हूं, अब भाव की निरंतरता हो गई। तो भाई बहन के बीच में जो भाव है, इस भाव की निरंतरता, इसमें कोई शिकायत नहीं है। पति पत्नी के बीच में भाव की निरंतरता, भाई बहन के बीच में, गुरु शिष्य के बीच, जब अपेक्षाओं के नेचुरल स्वरूप को पहचान लेते हैं। सारी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। तो इसका मतलब है कि अति अपेक्षाएं भी प्रैक्टिसेबल नहीं है, अपेक्षा शून्य होना भी प्रैक्टिसेबल नहीं है। सही अपेक्षाओं को पहचान लेने का नाम ही समझदारी है, किससे क्या अपेक्षा किया जाए। तो फिर मैं मानव लक्ष्य की रोशनी में मैं स्वयं से स्वयं की अपेक्षाओं को पहचानता हूं। जब मैं स्वयं से स्वयं की अपेक्षाओं को पहचानता हूं, तो दूसरे से भी अपेक्षाओं को पहचान लेता हूं। तो इसका मतलब मोह मूल्य में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इंद्रियों का क्या होगा? इंद्रियों में नियंत्रित हो जाता हूं। बस इतनी ही कहानी है। देखो, हमारे पास दो धाराएं हैं। एक धारा में हमने फ्री सेक्स की बात की है, दूसरी धारा में हमने आदर्श की बात की है। हमारे पास ये दो एंड है। भारतीय आदर्शवादी परंपरा कहती है कि संतानोत्पत्ति के लिए ही सेक्स की ओर जाएं। सुना है? और वेस्टर्न धारा कहती है कि चाय पानी की तरह से खुश होने के लिए, जिस तरह से हम चाय पानी पीते हैं और सब कुछ करते हैं, कितना भी करें, फ्री सेक्स की बात की है। तो एक तरफ इंद्रियों का पूजा किए और एक तरफ इंद्रियों का हत्या किए। दो एंड हमारे पास है। ये दोनों एंड ही प्रैक्टिसेबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो सही अर्थों में इंद्रियों के मामले में व्यवहारिक क्या होगा? तो इंद्रियों के मामले में व्यवहारिक होने का सूत्र यही हुआ, इंद्रियों के प्रति आसक्ति किस कारण से है? सुख की तलाश। और सुख का दरवाजा किधर है? समाधान बराबर सुख। इसका मतलब है गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। सूत्र है इंद्रियों का, संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संज्ञानशीलता मतलब न्याय धर्म सत्य। तो जब मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूं, मैं अपने उपयोगिता के साथ जीता हूं, मैं परिवार में अपनी उपयोगिता के साथ जीता हूं, ये जो मेरे को तृप्ति मिलती है, जिसको हमने शिविर में चर्चा किया था, एक बार समाधान से सुखी हो जाता हूं तो सामान से सम्मान का रिबन कट गया, सुविधा से सुख का रिबन कट गया, और पहली बार मैं अपनी जिंदगी का चीफ गेस्ट स्वयं बन पाया, उस जगह में आ गए। तो इसका मतलब है संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनाएं नहीं। तो संवेदनाओं को खत्म नहीं करना है, संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, इतनी ही बात है। तो पति पत्नी संबंध में नियंत्रित रहेंगे। तो पति पत्नी संबंध की, विवाह की, ये भी एक बड़ा प्रयोजन है। तो बेसिकली विवाह का एक बड़ा पर्पस है कि हम स्व नारी और स्व पुरुष में नियंत्रित रहें। किसी एक आयु के बाद में सेक्स की इच्छा होना मानव में स्वाभाविक है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए विवाह एक व्यवस्था है, ताकि हम अपने आप में नियंत्रित रहें। मैं दिल्ली आईआईटी के साथ एक शिविर किया था बहुत पुराने समय में, 2002-3 के आसपास। तो एक लड़का कहता है, सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम फिजिकल रिलेशन में जाना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? और सर आप ही बोलते हो मानव सुख चाहता है। किसी को अपनी बात कहनी हो तो सूत्र साथ में रखता है। मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक। तो मैंने कहा देखो, किसी चीज का सामाजिक पहलू होता है, मेडिकल पहलू होता है। तो मेडिकल पहलू के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यदि शरीर 22 साल का 20 साल का हो गया है तो वो सेक्स के लिए अनुकूल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामाजिक पहलू भी होता है। सर बोले हु केयर्स, मेरे को क्या करना है सर समाज से? मैं ये भी ठीक है। तो फिर बोले सर अब बताओ ठीक है कि नहीं है, इसमें क्या गलत है? ऐसा नहीं कि वो आदमी समझना चाहता है कि यार उचित अनुचित क्या है, सही गलत क्या है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ घर में कौन कौन है? उसने बताया सर 2 सिस्टर हैं और मम्मी पापा हैं, बड़ा भाई है। तो मैं यार तुम्हारा जो सुखी होने का तरीका है वो सभी को ठीक लगने लगे तो इसमें क्या बुरा है? सभी सुखी होना चाहते हैं कि तुम ही होना चाहते हो? बोले सर सभी होना चाहते हैं। और तुम्हारा ये तरीका सभी को ठीक लगने लगे तो इसमें क्या बुरा है? बोले सर शाम को बात करते हैं। फिर वो बात नहीं किया,
अब किसी चीज को हम ये ना कहें कि यार ये सही है ये गलत है, सोचने के लिए प्लेटफॉर्म दें, सोचने के लिए गुंजाइश दें। इसका मतलब है कि किसी एक आयु में सेक्स के लिए इच्छा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस सेक्स की इच्छा के साथ ही प्रकृति में जनरेशन का क्रम, क्रिएशन का क्रम बना हुआ है। ये पेड़ पौधों में भी है, ये पशु पक्षी में भी है, ये मानव में भी है। एक बहुत बढ़िया बात समझने लायक है, यदि प्लांट्स में देखें, यदि प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होता है, एनिमल्स में भी मेल और फीमेल होता है, और ह्यूमन बीइंग में भी मेल और फीमेल होता है। देखो इवोल्यूशन यहां भी देख सकते हैं। यदि हम इवोल्यूशन को देखें तो प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों ही मैक्सिमम टाइम डिसेबल होता है, किसी एक समय में दोनों अनेबल होता है। पॉलिनेशन के समय में वो कोई एक पर्टिकुलर मौसम है जब दोनों अनेबल होते हैं, बाकी समय दोनों ही डिसेबल रहता है। यदि हम एनिमल में देखें तो मेल हमेशा अनेबल है और फीमेल मैक्सिमम टाइम डिसेबल होता है। जब मेल हमेशा सक्षम है और फीमेल जब उसके लिए रिक्वायरमेंट शो करता है, उस समय केवल गंध को पहचान के मेल उसके पास जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम वो डिसेबल रहता है। जैसे हम लोग गौशालाएं चलाते हैं, 30-32 गायें हैं, उसमें एक बुल रहता है, वो बुल उन्हीं के बीच में घूमता रहता है, लेकिन उसमें कोई किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं होता है। जो गाय हीट में आती है केवल बुल उसी को सर्विस देता है, बाकी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बुल भी वहां नियंत्रित है प्राकृतिक विधि से, ये बात समझ में आती है। और गाय किसी एक समय में हीट में आएगा, वो प्राकृतिक साइकिल है, ये समझ में आया। अब मानव में जाएंगे तो मानव दोनों ही हमेशा अनेबल है, यहां कोई भी प्राकृतिक विधि से डिसेबल नहीं है। तो मानव में ये इच्छा विधि से नियंत्रित है, प्रकृति में ये वंश विधि से नियंत्रित है। कितना बढ़िया। पीरियड्स होते हैं वो अलग बात है, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सेक्स के लिए जो इच्छा है वो पीरियड से भी डिपेंड नहीं करता है, वो मूड पे डिपेंड करता है, वो मन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है प्राकृतिक विधि से, हम वंश विधि से उसमें नियंत्रित नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। तो समझने की बात यह हो गई, यदि प्रकृति में इवोल्यूशन को देखें तो प्लांट्स में देखें तो मैक्सिमम टाइम दोनों डिसेबल हैं, एनिमल्स में गए तो एक अनेबल हो गया, मानव में गए दोनों एबल हो गया। और प्रकृति में ये वंश विधि से नियंत्रित है, वहां दूसरे विधि से, बीज विधि से नियंत्रित है, यहां पे आएंगे तो इच्छा विधि से नियंत्रित है। मानव में इंद्रियों के ऊपर कोई प्राकृतिक कंट्रोल नहीं है। यदि इंद्रियों के ऊपर प्राकृतिक नियंत्रण होता तो हमारी जो फ्री विल था उसके लिए जगह नहीं मिलती। कितना बढ़िया। नेचर में जब आप देखते हो तो चीजें कैसे इवॉल्व हो रही हैं, तो उन घटनाओं को केवल आप अपने मानसिक लेवल पे सोचने की बजाय आप पूरे अस्तित्व में घटनाक्रम के रूप में देखते हैं। यहां हम इच्छा से नियंत्रित हैं और इच्छा को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम इधर नियंत्रित हो जाते हैं। बढ़िया। तो हमने देखा कि मैं शरीर रहूंगा तो मेरी तीनों हैप्पीनेस की स्थिति क्या रहेगी। तो जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो मेरी तीनों हैप्पीनेस की स्थिति क्या है, और जब मैं स्वयं को मानव के रूप में पहचानता हूं तो मेरी हैप्पीनेस की स्थिति क्या है। तो ये हमने देखा। तो इसी को बोल रहे हैं नियंत्रित रहना ही संयम है। इंद्रियों का नियंत्रित रहने को ही हमने संयम नाम दिया है। इसका मतलब हो गया कि मानव में फ्री विल है। अब ये मेरी इच्छाएं मुझको नियंत्रित करेंगी कि मैं मेरी इच्छाओं को नियंत्रित करूंगा। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी इच्छाएं नियंत्रित हों, मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी इच्छाएं सजें, तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहेगा, तो इंद्रियां मेरे नियंत्रण में रहेगी, नहीं तो मैं इंद्रियों के नियंत्रण में रहता हूं। तो इससे हमारी क्लैरिटी बने कि हाँ, इच्छा मेरी मानव लक्ष्य के अर्थ में हो जाए, इसको मेरे को लाइन अप करना है। तो इंद्रियों को खत्म नहीं करना है और इंद्रियों को भोगना ही मानव का लक्ष्य है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो हमने करके देख भी लिया है। तो अब थोड़ा सा तुलन को समझते हैं। तो तुलन के लिए कह रहे हैं कि कंपेयर, तुलन को दृष्टि भी कहा है। दृष्टिकोण, नजरिया, व्यू पॉइंट,
तो संसार में जितने लोग हैं उनका नजरिया कितनी तरह का हो सकता है? संसार में सारे लोगों का नजरिया, दृष्टिकोण, दृष्टि कितने तरह की हो सकती है? उसको गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं गिना जा सकता। नहीं गिना जा सकता तो बात कैसे होगी फिर एजुकेशन में? तो संसार में जितने लोग हैं उनके पास 6 प्रकार का दृष्टि होता है। हर चीज निश्चित है। आदरणीय नागराज जी को ना डिजिटल बाबा कहा करते थे। जैसे टीचर के लिए कुछ करते हैं ना, हम भी कुछ कुछ कर लिया करते थे। कुछ भी बोलो, 4, 2, 3, 5। जिंदगी को ऐसा कहा जा सकता है। और दम लगाओ असहमत होने का, कितना भी दम लगाएं उसी में लैंड करते हैं। ये खूबसूरती है कि जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। तो मानव के पास 6 दृष्टियां हैं: प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। प्रिय दृष्टि, लाभ दृष्टि, हित दृष्टि, न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि, सत्य दृष्टि। प्रिय दृष्टि का मतलब है जो इंद्रियों के सापेक्ष है, उसका नाम प्रिय दृष्टि। जो शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में है, उसका नाम हित दृष्टि। जो धन के अर्थ में है वो लाभ दृष्टि। जो संबंध के अर्थ में है वो न्याय दृष्टि। जो अखंड समाज के अर्थ में है वो धर्म दृष्टि। और जो चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में है उसको कहा सत्य दृष्टि। इस तरह से धरती का मानव के पास मैक्सिमम 6 दृष्टियां हो सकती हैं। अभी जब हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं तो हम कितने दृष्टि में जी रहे हैं? अभी जब हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं तो हम 6 में से कितनी दृष्टि को जी रहे हैं और कितनी केवल अपेक्षा रूप में बनी हुई है? तो हम 3 दृष्टि को जी रहे हैं। और उसमें से भी ज्यादा लोग कितनी दृष्टि को जी रहे हैं? इंद्रिय और लाभ। और उसमें से भी बेसिकली सारा लाभ कहाँ समर्पित होगा? सारा लाभ जाके फाइनली इंद्रियों में समर्पित होगा। भेंट पूजा वहीं चढ़ती है। तो इससे समझ में आया कि ये 3 दृष्टियां हमारी अभी अपेक्षा के रूप में बनी हुई हैं। इसकी हमारी जीने की योग्यता नहीं है, क्योंकि ये जिंदा रहने के अर्थ में है, ये जीने के अर्थ में है। तो जीने की हमारी समझ नहीं है, इसलिए केवल अपेक्षा बनी हुई है। मेरे संबंध ठीक से चल जाएं, समाज ठीक ठाक रहे, प्रकृति में संतुलन रहे और मैं जो कुछ उल्टा पुल्टा करना है करता रहूं। अब ये कह रहे हैं कि अपने बिना जिए स्वर्ग नहीं, स्वर्ग मरने से नहीं मिलता है ना, स्वर्ग जीने से मिलता है। तो ये 6 दृष्टियों की बात हुई, जिसमें से वर्तमान में देखा जाए तो हम 3 दृष्टियों में जी रहे हैं। ठीक हो गया? और 3 दृष्टियां हमारी अपेक्षा में है। और आपको इस बात का ध्यान बना रहे कि हमने काफी मेहनत करके न्याय, धर्म और सत्य को समझने का कुछ काम किया है। अब धीरे धीरे ये हमारी आवश्यकता बनेगी। नहीं यार, बात तो ठीक हो रही है। अब जब इंद्रियों को भोगने जाएंगे, अब जब धन पद को भोगने जाएंगे, उसी तरह की बातों में चर्चा करेंगे तो अब आप देखेंगे अब रस कम हो रहा है। अब पहले जैसा रस हो सकता है नहीं आएगा उन्हीं बातों को करते हुए जो अभी तक बहुत सारा कम करते थे। तो बहुत सारा विड्रॉल आएगा, बहुत सारा वो समय जो परिवार का था, जो अनावश्यक कहीं बाहर खर्च हो रहा था, वो समय जो अपने लिए था, जो अनावश्यक कहीं बाहर खर्च हो रहा था, वो विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। इससे आप अपने में और परिवार में थोड़ा सुखद महसूस करेंगे। जैसे मैंने पीएचडी नहीं की, लेकिन 10th तक के बच्चों को इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ कि वो आगे इस यात्रा में आगे चले जाएं। क्या जीवन विद्या में भी ऐसा कोई लेवल है? मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई उसमें... नहीं, ऐसा नहीं। यदि हम मनन को छू गए, ये मैं बताऊंगा अभी, इसमें ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये फाइनल लेवल है। यदि ये दूसरे लेवल को भी टच कर गए तो हम संसार के लिए उपयोगी हो जाते हैं, अपने लिए उपयोगी हो जाते हैं। हमको अपनी जिंदगी की यात्रा पे भरोसा होना शुरू हो जाता है। इसके नीचे केवल शब्द हैं। शब्द बोलने से काम नहीं चलता है, वो हमको तृप्ति नहीं देता है। थोड़ी सी एक चीज शेयर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, व्यवहार और कार्य में क्या फर्क है? व्यवहार और कार्य में क्या अंतर है? जो करने योग्य है वो कार्य है, वो निभाने योग्य है वो व्यवहार है। कुछ समझ में आए?
सर व्यवहार में निरंतरता है, कार्य बदलते रहते हैं। व्यवहार में निरंतरता है, नहीं, वो भी बदलता है बट कंपैरेटिवली। हो गया। बोलते बोलते समझ में आ जाता है कि गैप है। व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, कार्य में अकेले भी कर सकते हैं। कोई क्रिया को करना कार्य है, व्यवहार रिपीटेडली करना है। आगे समझ में? सर मुझे जहां तक लगता है ये व्यवहार जो होता है इन्वर्ट होता है, ओहो, जबकि कार्य जो होता है ओहो, हम लोग ओहो, बाद में एक्सट्रोवर्ट होता है। इसके बाद भी पूरे शिविर में हालत देख रहे हो, और ऐसी आपकी हालत नहीं है, मेरा भी ऐसे ही था। और उसके बाद लगता है इसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है। जिंदगी की ABCD पता नहीं है, व्यवहार कार्य का अंतर अभी पता नहीं है, और सारी जिंदगी व्यवहार किया है। जिसकी परिभाषा भी हमारे पास नहीं है उसको क्या हम कर पाएंगे? इससे यह सिद्ध होता है हमारा कार्य व्यवहार दोनों गड़बड़ है। इसका यह पता चलता है कि परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त है, समाज भय से युक्त है, और प्रकृति में असंतुलन ये बताता है कि हमारे कार्य सही दिशा में नहीं है। अच्छा बताओ, अपने पालतू कुत्ते के साथ, गाय के साथ व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। देखिए, मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम, मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम, तो बहुत क्लियर हर चीज का। देखो, पेन बोलने से पेन है, माइक बोलने से माइक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? हम जीने के धरातल पे एक भी शब्द के बारे कॉन्फिडेंटली ये बोलने की स्थिति में नहीं है, मैं इसको समझता हूं, मैं इसको जीता हूं, तुमको समझा देता हूं, तुम जी सकते हो। एक भी शब्द बोल के देख लो। जैसे मैं पेन को समझता हूं, मैं पेन को यूज करता हूं, तुमको सिखा सकता हूं, तुम भी यूज कर सकते हो। मैं कार को चलाता हूं, मैं कार को तुमको सिखा सकता हूं, तुम भी कार चला सकते हो। इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं? इसमें कॉन्फिडेंस। अब जीने की दुनिया से एक भी शब्द उठा के 4 लाइन बोल के देखो। मैं विश्वास पूर्वक जीता हूं, तुमको सिखा सकता हूं, तुम भी जी सकते हो। तो जिंदगी के बारे हम एक भी शब्द नहीं उठा पाएंगे जिसके बारे में 4 लाइन यूज कर पाए, क्योंकि हमारी निश्चितता ही नहीं है, अभी तो हमारी परिभाषित ही नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लियर पक्ष, व्यवहार कौन करेगा? मानव करेगा। किसके साथ करेगा? मानव के साथ करेगा। क्यों करेगा? सुखी होने के लिए करेगा। सुख क्या है? समाधान। अब तो नींद में भी उठा के बोलोगे तो समाधान है। अब पढ़ के देखो, ये व्यवहार है, इसमें तृप्ति हो रही कि नहीं? करने वाले को तृप्ति है, जिसके साथ किया जा रहा है उसको तृप्ति है। इसी का नाम उभय तृप्ति है। हर दिन बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही। हाँ, ये विचार प्रधान व्यवहार है। ये व्यवहार विचार प्रधान है, घर में आचरण प्रधान है। घर में हम इतनी ज्यादा ऐसे बात नहीं करेंगे, है ना, वहां थोड़ा आचरण भाव पक्ष ज्यादा होगा। व्यवहार और आचरण का अंतर ऐसा हो गया, जब हम घर में करेंगे तो हम कोई बोर्ड नहीं लगाएंगे, यहां हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं कोई बात आपके सामने रखता हूं, आप उसको जांचते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, वापस बैठते हो। घर में जब हम कर रहे हैं तो इतना ज्यादा विचार हर समय नहीं चलता है। तो घर में भाव प्रधान व्यवहार है, ऐसा बोल लीजिए। मतलब यहाँ बेसिकली टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। घर में ऐसा हम बोर्ड नहीं लगाएंगे, घर में तो कोई आदान प्रदान करेंगे, उसकी स्थिति कैसी हो सकती है, इससे तो भिन्न रहेगा, लेकिन है व्यवहारी। अब देखिए, कार्य क्या है? मानव का। अब ये बदल गया प्रकृति के साथ, अब ये बदल गया सुविधा पाने के लिए किया गया श्रम। दोनों का लक्ष्य अलग है और दोनों जिसके साथ किया जाएगा वो अलग है। प्रकृति मतलब शेष प्रकृति, अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो मानव का पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था। तो मानव कार्य करेगा तो अपने से अविकसित प्रकृति के साथ करेगा, और वो उसका लक्ष्य सुविधा को पाना है। और व्यवहार का लक्ष्य मानव के साथ है, और वो समाधान के अर्थ में आदान प्रदान है। समाधान की रोशनी में फिर जिंदा रहने का काम भी जीने के स्वरूप में आ जाएगा। जब जीने की बात करेंगे तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं? शामिल ही है। फिर वो उसमें समाहित हो जाएगा। बिना समझ के अभी जो हम जैसा जी रहे हैं
वो जीने में नहीं आएगा, वो व्यवहार में नहीं आएगा। इससे क्या पता चलता है, हमने आज तक क्या व्यवहार किया? हमने आज तक व्यवहार किया कि कार्य किया? कार्य किया। ऑफिस में भी कार्य किया, घर में भी कार्य किया, बच्चों के साथ भी कार्य किया, क्योंकि सब कुछ हम क्यों कर रहे? सुविधा केंद्र में है। उठ जाओ, चाय पी लो, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे, राशन खत्म हो गया, फीस चली गई है ना, कोई सर्टिफिकेट कम ज़्यादा हो गया, कॉलेज चले जाओ, डिग्री ले आओ, जॉब मिली कि नहीं मिली, ज़्यादा पैकेज है कि कम पैकेज है, मकान खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। शरीर को नहलाना कार्य है कि व्यवहार है? खाना खिलाना भी कार्य है कि व्यवहार है? तो या तो हम खाना खा रहे, बच्चे से पूछ रहे तुमने खाना खाया है कि नहीं, क्या कर रहे? कार्य ही कार्य करते। अभी हमारे सारे कार्यों के पीछे एक ही कारण है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रह के सुखी होना चाहते हैं। इंद्रियों से सुखी होना चाहते हैं, रूप बल धन से सुखी होना चाहते हैं, इसके लिए हम सारे कार्य कर रहे, बोल उसको व्यवहार रहे। हमने व्यवहार नहीं किया है, इसका प्रमाण क्या है? एक भी रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमने व्यवहार नहीं किया है। उसमें सुविधा समाज के लिए, वो भी कार्य ही है। हॉस्पिटल खोल दो, पेड़ लगा दो, गाय बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, सरकार चलाओ। अभी सरकार चलाना भी एक कार्य ही है। सड़क बनाओ, बिजली बनाओ। अभी एजुकेशन खोलना भी कार्य ही है, क्योंकि वो जॉब के अर्थ में है, स्किल के अर्थ में है, उससे आगे की बात हम नहीं सोच रहे। तो जब व्यवहार बेसिकली जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ में है, उस अर्थ में अपने शरीर को बनाए रखना जीने के स्वरूप में शामिल हो जाएगा। व्यवहार फिर जीने के धरातल पे है। ऑफ कोर्स, व्यवहार पूर्वक ही हम जीते हैं। तो आज तक आपने व्यवहार किया, कार्य किया, इसलिए कार्य का रिजल्ट है हम जिंदा रहने में सफल हैं, जीना शेष।